हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। चलिए आगे का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने समझ लिया है कि हाउ द मगध बिकेम अ पावरफुल एम्पायर, यानी मगध ही क्यों सबसे ताकतवर साम्राज्य के तौर पर बना। और फिर इस तरीके से हमने देखा कि वहां कौन कौन सी डायनेस्टीज आई। हमने मौर्य एम्पायर के बारे में भी थोड़ा सा वहां पे चर्चा की। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मौर्याज के टाइम पर उस पूरी टेरिटरी का, यानी जिस एरिया में मौर्याज ने कब्जा किया हुआ है, या हम कहें कि जो मौर्य साम्राज्य का पूरा हिस्सा है, उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चल रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चल रहा है। ऑलराइट, सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर दिस वीडियो इज एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। किस तरीके से यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चल रहा है, कहां का? मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, चलो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इजी सा वीडियो है, सरल सा वीडियो है। ठीक है, देखो अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए भारत है तुम्हारा, ठीक है, भारत देश है, ठीक है, और ये जो भारत देश है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यहां अफगानिस्तान से लेके मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मौर्य एम्पायर की बात कर रहे हैं हम। तो जब मौर्य एम्पायर है आपका, इसकी बाउंड्रीज कहां से कहां तक है, और उन बाउंड्रीज में बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश है उसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, सो देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। पूरे साम्राज्य में 5 जो हैं वो मुख्य राजनीतिक केंद्र हैं। ठीक है, 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र हैं जिनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। होता क्या था, देखो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल सा है समझना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हमको किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को, अपनी पॉलिसीज को, अपने लॉज को ग्रास रूट लेवल तक, ठीक, जैसे आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो एक पूरी कंट्री है जिसे आप इंडिया कह रहे हैं, ठीक है, तो दिस इंडिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है। फर्दर ये सारे स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में, जोन वगैरह में डिवाइडेड है। ठीक है, जोन या डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। फर्दर ये डिस्ट्रिक्ट्स विलेजेस और ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, विलेजेस में और ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया विलेज, यहां से लेके सेंटर और सेंटर से लेके ग्रास रूट लेवल तक किस तरीके से जो पॉलिसीज है यूनिफॉर्मली बने, एट द सेम टाइम लोगों को इसका बेनिफिट मिले। मतलब राजा ने तो कुछ कह दिया, लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल तक उसका इंपॉर्टेंस नहीं है या उसका बेनिफिट नहीं है, तो फिर वो राजा की पॉलिसी थ्योरेटिकली ही रह गई, है ना। लोगों तक फायदा पहुंचना चाहिए, और ये आज के डेट में भी उतना ही रेलेवेंट है। तो आज जिस तरीके से एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिवाइडेड है, उस टाइम पर इतना मॉडर्न तो नहीं है ऑब्वियसली। तो उस टाइम पर क्या किया गया है, उस टाइम पर कुछ ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिन लोकेशन से इजी रहेगा। और ये लोकेशन अभी हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, या तो स्ट्रेटेजिक जगह पर हैं, या किसी कम्युनिकेशन चैनल पर हैं, रिवर्स के आसपास हैं। क्लियर है? तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई किया गया है कि यहां से मूवमेंट करना इजी रहेगा, या फिर यहां से टैक्स कलेक्शन इजी रहेगा। क्लियर है? चलो, या फिर वो कल्चरल इंपॉर्टेंस का कोई शहर है। तो जब मौर्याज हैं इस समय पर, तो इस दौरान क्या होता था कि जो सम्राट होता था, सम्राट जो किंग है, एम्परर है, ही इज द सुप्रीम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का जो सबसे मुख्य है वो कौन है? सम्राट हो गया। और सम्राट को असिस्ट करने के लिए काउंसिल हो जाएगी। काउंसिल राजकुमार और युवराज और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं, अमात्य वगैरह हैं, इनको मिला के बनाई जाएगी। क्लियर है? अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपके बुक पे नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं चल जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो लोग बनाते हैं बेसिकली, है ना, और फिर लोग डिसाइड करेंगे कहां पर क्या है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ जाओगे तो आपको ईजी रहेगा बाद में फिर ज्योग्राफी को समझना। क्लियर है? तो बुक में क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज का बहुत एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है, उसको आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा फिर। तो ये जो राजा है, विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल रूल करेगा उस पूरी टेरिटरी पे जिस टेरिटरी को उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, या द टेरिटरी दैट ही एनेक्स्ड, जिसको उसने जीता है युद्ध वगैरह के द्वारा।
अब इस तरीके से क्या करेगा कि 5 एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेगा, यानी किंग और काउंसिल मिलकर डिस्कशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हम कौन कौन से एरियाज को पॉइंट आउट करें, आइडेंटिफाई करें, जहां से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से चले, जहां से हम प्रॉपर कंट्रोल रखें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, ठीक है, हमारे लिए सेफ्टी वाला हो वो, और हम इंश्योर कर सकें कि हाँ पॉलिसीज हमारी हर जगह पर सर्कुलेट हो रही हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है। अब यूनिफॉर्म हो या ना हो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बट अभी हम मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म है, बाद में भले ये प्रूफ हो जाए कि यूनिफॉर्म नहीं होगा। चलो, तो ये पॉलिटिकल सेंटर्स जो हैं, इन पॉलिटिकल सेंटर्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉलिटिकल सेंटर जो है ये वो हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र सिंस इट इज द कैपिटल ऑफ मगध, सम्राट यहां पे रह रहे हैं, तो जहां पर राजा रहेगा मेनली वहां पर मेन ब्यूरोक्रेसी रहेगी, वहां पर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा, वो कैपिटल कहलाएगी। जैसे देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में मुख्य जो है वो आपका पार्लियामेंट है, क्लियर है। तो इसी तरीके से जो मुख्य सेक्रेटरिएट है, मुख्य सचिवालय है, मेन जो आपके ऑफिसर्स रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, ये सारे लोग कहाँ रहेंगे, ये सारे लोग रहेंगे पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो मगध की राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, थोड़ा सा और नीचे कर लो हल्का सा, चलो पाटलिपुत्र हो गया आपका ये। अब पाटलिपुत्र के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, पाटलिपुत्र सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया। इसके बाद तक्षशिला, तो तक्षशिला आ जाओ, ठीक है, चलो तक्षशिला पे आ जाते हैं। तक्षशिला हो गया, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, ठीक है, तक्षशिला हो गया। तक्षशिला के बाद उज्जैनी, ठीक है, तो उज्जैन की तरफ आ जाओ, यहां पर कहीं पर, ठीक है, ये मान लेते हैं लगभग लगभग उज्जैनी। तो टैक्सिला, उज्जैनी, ठीक है, UJJAINI, गौचपौच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना। तो उज्जैनी, दिस इज द उज्जैनी, ठीक है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट सेंटर है दैट इज तोशली। तोशली कहां है, आज का उड़ीसा। तो उस समय उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है तोशली, कलिंग के नॉर्थ की तरफ पड़ता था ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया तोशली, तोशली उड़ीसा चले जाओ। और इसके बाद फिर अगला इंपॉर्टेंट सेंटर है सुवर्णगिरी, कर्नाटक चले जाओ, ठीक है, चलो। ठीक है, मान लो लगभग लगभग यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। एग्जैक्ट थोड़ा सा लोकेशन उसकी अभी हम वो नहीं करते हैं, वहां पे पॉइंट आउट नहीं करते हैं। सुवर्णगिरी पुराना नाम है, और सुवर्णगिरी का मतलब लिटरली होता था कि माउंटेन ऑफ गोल्ड। सुवर्णगिरी, गिरी का मतलब होता है माउंटेन और सुवर्ण का मतलब सोना, जो कि बुक में भी आगे क्लैरिफाई होगा अभी आपके। तो इस जगह तक, कर्नाटक तक बेसिकली इनका जो एक्सपेंशन है ये है, इस तरीके से हम मान के चलते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां तक मौर्य लोग रूल करते थे, ठीक है। सो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर, और यहां से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन हो रहा है, क्लियर है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बुक कैसे आपको बता रही है। सो दैट इज मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इन इंस्क्रिप्शन में ये चीज मेंशन है कि देयर आर 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जिन सेंटर्स से एडमिनिस्ट्रेशन जो है मौर्यास का रन होता है। इफ यू एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन वी फाइंड वर्चुअली द सेम मैसेज एनग्रेव्ड एवरीवेयर। और एक चीज कॉमन ये है कि जब हम देखते हैं कि इन जगहों पर जो इंस्क्रिप्शंस खुदवाए गए हैं, इन सारे जगहों पर इन इंस्क्रिप्शंस में जो मैसेजेस हैं वो लगभग सेम टाइप के मैसेजेस हैं। यानी अशोक का कॉमन कोड आपको याद होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप का, जो बुद्धा के मैसेज या बुद्धा की टीचिंग्स के ऊपर काफी कुछ बेस्ड है, या बुद्धा की वो प्रैक्टिकल टीचिंग्स विच आर यूनिवर्सल, जो कि यूनिवर्सल हैं, जो कि हर रिलीजन में भी कॉमन है, हर कस्टम ट्रेडिशन, हर फेथ में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह की टीचिंग्स को अशोक ने क्या किया था, इनग्रेव्ड कराया हुआ था मैसेजेस के फॉर्म में, जिसे धम्म कहा था उसने, मैसेज ऑफ धम्मा, ठीक है। तो धम्म का जो मैसेज था वो उसने इनग्रेव कराया हुआ था अपने इंस्क्रिप्शंस में। तो उनको पढ़ने पर हमें क्या समझ में आता है कि लगभग लगभग इन सारे 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में एक ही तरह के मैसेजेस इनग्रेव कराए हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो अभी
और इंस्क्रिप्शन में आगे अभी पढ़ोगे कि बेसिकली थ्रू दीज इंस्क्रिप्शंस अशोका इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद हिज सब्जेक्ट्स, अपने जनता के साथ में, अपनी प्रजा के साथ में वो कम्युनिकेट करने का एक मीडियम बनाता है इंस्क्रिप्शंस को, और अपने मैसेजेस को वो पहुंचाता है। और ये मैसेजेस कुछ ऐसे नहीं है कि वो उनके ऊपर कोई रिलीजियस टीचिंग को थोप रहा होता है, बल्कि ये कुछ बहुत कॉमन टीचिंग्स होती हैं जो कि हर एक व्यक्ति के मोरल और एथिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उनका नैतिक जो चरित्र है वो उससे बेहतर होगा। ठीक है, सो फ्रॉम प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड इन इंडिया, वी कैन सी दीज मैसेजेस आर स्प्रेड थ्रू आउट। ऑलराइट, चलो अब हम समझते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि क्या इतना बड़ा जो एम्पायर था, जो वास्ट एम्पायर था, ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूनिफॉर्म था। सो हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अगर हम देखें तो आज की तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है। अब अलग अलग विचारधाराएं हैं, कुछ हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं ऐसा कि यूनिफॉर्म रहा होगा, और कुछ हिस्टोरियंस को लगता है कि यूनिफॉर्म रहा होगा। ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना है रहा है नहीं रहा है, जो बुक हमारी कह रही है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वर जस्ट टू डाइवर्स। अब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट से लेके और साउथ की तरफ का हिस्सा देखें, ईस्ट की तरफ का हिस्सा देखें और वेस्ट तरफ का हिस्सा देखें, तो इनमें हमें काफी कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। देयर वॉज अ ह्यूज कल्चरल डाइवर्सिटी इन दीज एरियाज। ठीक है, तो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में, साम्राज्य जहां जहां फैला हुआ है, ठीक है, यहां पर विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, एंड एट द सेम टाइम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। हम यहां पर सिर्फ कल्चरल डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली डिस्कसिंग अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी, बट वी आर डिस्कसिंग द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी एज वेल। तो हम जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्या यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था? आओ समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि बहुत ज्यादा विविधता है, इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, कि कितना अंतर होगा। तो नॉर्थ के जो लोग, आज के डेट में बहुत ज्यादा इसको रिलेट करना आसान है, नॉर्थ के लोग जिस तरीके का फूड हैबिट्स, नॉर्थ के लोग जिस तरीके का ईटिंग हैबिट्स, कपड़े वगैरह पहनने के हैबिट्स, ठीक है, जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने की हैबिट्स, जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये साउथ के लोगों से डिफरेंट है। सदर्न पार्ट की तरफ चले जाओगे तो फिर पहनावे में, खान पान में, बोलने में, बोली भाषा में, कस्टम ट्रेडिशंस में आपको अंतर दिख जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके आप ईस्ट की तरफ चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ डिफरेंसेस मिल जाएंगे, फूड हैबिट्स में, लैंग्वेज में, ट्रेडिशंस में, कस्टम में, द वे दे वेयर द ड्रेसेस। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल ज्योग्राफिकली और कल्चरली ये पूरा एरिया अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा के तट तक, ठीक है, फ्रॉम अफगानिस्तान टू द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी लिए हुए, ठीक है। सो इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरियाज अराउंड द कैपिटल। इसलिए इतिहासकारों को यह लगता है कि पाटलिपुत्र के आसपास, पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र रहा होगा और पाटलिपुत्र के एडजेसेंट जो एरियाज रहे होंगे, या कैपिटल जो रीजन है, इस कैपिटल रीजन के आसपास मौर्य शासकों ने यह सुनिश्चित किया होगा कि वहां पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, प्रोविंशियल सेंटर्स में भले ना हो, या फिर ऐसी कोशिश कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, कि कैपिटल के आसपास एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, एकदम एज इट इज जो राजा ने कहा है, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजंस हो, सोशल डिसीजंस हो, जो कुछ भी नॉर्म्स राजा ने बनाए हुए हैं एज इट इज वो फॉलो होने चाहिए कैपिटल के आसपास। ठीक है, एंड द प्रोविंशियल सेंटर के आसपास भी वही चीज होनी चाहिए। लेकिन रिमोट एरिया में माइट भी ये चीजें थोड़ा सा लूज हो सकती हैं। रिमोट एरिया में, विलेजेस के एरियाज में अगर हम देखें तो शायद इतना स्ट्रांग वो नॉर्म फॉलो नहीं होते रहे होंगे, या शायद ये हो सकता है दूसरा तरीका, मतलब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो सेंटर के आसपास, पॉलिटिकल सेंटर जो होते हैं उनके आसपास का जो रीजन होगा, वहां के जो अथॉरिटीज होंगे वो इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि रिमोट एरिया में भी वही लॉज फॉलो हों जो कि कैपिटल में फॉलो हो रहे हैं, या कैपिटल वाले सेंटर की तरफ फॉलो हो रहे हैं। तो माइट भी इस तरीके से कोशिश भी कर सकते हैं ये लोग, और शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत लीनियंसी भी हो गई होगी। सो दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। अब इन
क्षेत्रों को मैंने कहा था कि ऐसा ही नहीं है कि जबरदस्ती बकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिस्कशन करने के बाद ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हैं इन पर कंसेंसस हुआ होगा, इन पर आम सहमति बनी होगी, ठीक है। तो दी सेंटर्स वर केयरफुली चूजन, बहुत सावधानी के साथ इन 5 सेंटर्स को, जिनके बारे में हमने बात किया, पाटलिपुत्र हो गया आपका, उज्जैनी हो गया, तक्षशिला हो गया आपका, तोशली हो गया, सुवर्णगिरी हो गया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं इनको चूज करने के लिए भी क्या किया इन्होंने, कुछ ध्यान रखा चीजों का। जैसे तक्षशिला और उज्जैनी, तो तक्षशिला और उज्जैनी जो है दे आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। तक्षशिला की बात कर लो तो बहुत फेमस सिल्क रूट वाला जो एरिया हो गया, और जो इंटरनल ट्रेड रूट है, इस इंटरनल ट्रेड रूट में उज्जैनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके पहले भी आप देखोगे तो इंटरनली तक्षशिला आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सटर्नली आपको तक्षशिला देखने को मिल जाएगा, इंटरनली नहीं। इंटरनली तो उज्जैनी है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और धीरे धीरे, पहले नहीं है लेकिन अब उज्जैनी का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे इंडिया में पॉलिटिकल ये छोटे छोटे मैं कहूँ किंगडम्स स्प्रेड हो रहे हैं, अब छोटे क्या, अब तो बहुत बड़ा एम्पायर हो गया मौर्य। लेकिन जब महाजनपद और जनपद का दौर था तो कोशिश करेंगे लोग कि उज्जैनी पर नियंत्रण हो, यानी जो भी पावरफुल जनपद होगी या महाजनपद होगी दैट विल ट्राई टू कैप्चर दी उज्जैनी एज वेल, उज्जैनी पर भी उसका अधिकार हो, ये वो प्रयास करेंगे, क्योंकि उज्जैनी भी एक ट्रेड रूट का हिस्सा है इंटरनली, ठीक है। तो तक्षशिला और उज्जैनी जो है वो बहुत ही फेवरेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट का हिस्सा है। सुवर्णगिरी की बात करूं मैं तो सुवर्णगिरी, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले कहा गोल्डन माउंटेन, ठीक है, वॉज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस, तो माइट भी यहां पर हमें गोल्ड डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, है ना। आपको भी पता है कि साउथ में गोल्ड के डिपॉजिट्स इन्हीं जगह पर है, तो माइट भी इन लोगों ने सोचा होगा कि हमारे पास प्रीशियस मेटल्स के डिपॉजिट्स रहेंगे, प्रीशियस मेटल्स के डिपॉजिट रहेंगे तो इकोनॉमी में कभी भी फ्लक्चुएशंस नहीं रहेंगे और इकोनॉमी भी हमारी स्मूथ तरीके से चलती रहेगी। तो इसलिए इस क्षेत्र पर हमारा कब्जा होना चाहिए। अब उसको हमने पॉलिटिकल सेंटर बना दिया या प्रोविंशियल सेंटर बना दिया है। तो प्रोविंशियल सेंटर में खास बात ये होती थी कि यहाँ पर जो किंग होगा या सम्राट होगा उसका या तो पुत्र अपॉइंटेड होता है या फिर बहुत खास उसका भाई अपॉइंटेड होता है, मतलब रॉयल फैमिली का ही कोई बहुत खास मेंबर जो है, एकदम डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव जो होता है वो यहाँ पर अपॉइंटेड होता है, जिससे राजा को यहाँ पर आसान रहे कंट्रोल करने में चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरीन रूट्स वर वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। अब हम आगे देखते हैं, तो ये इस चीज का ध्यान दिया गया था प्रशासन के दौरान कि वो क्षेत्र, ऐसे एरियाज जहां पर मूवमेंट करने के दौरान उनको इस्तेमाल किया जाएगा, उनको हम प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लें। प्लस हमारे ये जो प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, इन प्रोविंशियल सेंटर से एक जगह से दूसरी जगह जाते समय ये जो एरियाज हैं ये पढ़ते रहें। मतलब जब हम एक प्रोविंशियल सेंटर से, मान लो पाटलिपुत्र से सुवर्णगिरी तरफ जाना है, तो पाटलिपुत्र से सुवर्णगिरी जाते समय ऐसे क्षेत्र पढ़ने चाहिए या ऐसे क्षेत्रों का रूट हो जहां पर सफिशिएंट चीजें हमें मिल जाएं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरीन रूट्स वाज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए आपके पास दो चीजों पर आपका अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है, लैंड रूट्स के ऊपर एंड एट द सेम टाइम वाटरवेज के ऊपर या वाटर रूट्स के ऊपर, वाटरवेज के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैंड रूट जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब नॉर्मल टाइम पर लैंड रूट्स ही है, लेकिन जब जब आपको इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या आप चाहें कि कॉस्ट इफेक्टिव टाइप का आपको ट्रेड का या कम्युनिकेशन का चैनल मिले तो वाटरवेज, और वाटरवेज तो शुरू से भी एक बहुत एफिशिएंट मीडियम रहा है ट्रेड वगैरह का, कम्युनिकेशन वगैरह का, ये हम हड़प्पा और मेसोपोटामिया में देख चुके हैं। तो एक जो बुद्धिमान राजा है वो बुद्धिमान राजा कोशिश करेगा कि मेरे जो कंट्रोल्स हों वो लैंड रूट पर और वाटरवेज पर दोनों जगह पर हो जाएं, ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो हम वाटरवेज का भी इस्तेमाल कर दें और लैंड रूट का भी इस्तेमाल करें। क्लियर? अब ये इंश्योर किया जाएगा कि जब हम प्रोविंशियल सेंटर्स चुन रहे हैं तो प्रोविंशियल सेंटर्स बनाते समय लैंड रूट्स और वाटरवेज दोनों के थ्रू वो एक्सेसिबल हो, और नहीं हो तो या तो लैंड रूट के थ्रू एक्सेसिबल हो प्रॉपरली या वाटरवे के थ्रू एक्सेसिबल हो, या फिर अगर वहां पर ट्रेड और बाकी के दूसरे
चैनल्स या बाकी दूसरे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो उनके लिए या तो लैंड रूट फीजिबली अवेलेबल हो या फिर वाटरवेज फीजिबली अवेलेबल हो। तो समझ रहे हो ना, प्रशासन के लिए बहुत सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, इसमें आप थोड़ी बारीकियां समझने की कोशिश कर रहे हो। 12वीं के लेवल पर आ गए हो तो थोड़ा एनालिटिकली समझ सकते हो चीजों को। तो कभी किसी क्षेत्र को स्ट्रैटेजिकली चुनना है तो क्या क्या ध्यान रखा जा सकता है, उस समय क्या ध्यान रखते थे लोग। फिर इसके बाद अभी जैसे मैंने किया कि कहा कि मूवमेंट करना है, मान लो कभी आर्मीज को मोबिलाइज कराना है या मूव कराना है, तो जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस। अब पाटलिपुत्र से तोशली जाना है या पाटलिपुत्र से सुवर्णगिरी जाना है या पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाना है या फिर उज्जैनी जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है उस जमाने में इतने ज्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो महीनों लग जाएंगे, आपको हफ्तों लग जाएंगे। ठीक है, अगर हफ्ता नहीं तो मतलब पूरा महीना नहीं तो महीना के आसपास का समय तो लग ही सकता है, हफ्ते से ज्यादा ही लग जाते थे उस समय ट्रैवल करने में। क्लियर है। तो अब जब आप इतने लंबे ड्यूरेशन पर ट्रैवल करेंगे तो आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जहां पर आपको थ्रेट फील हो, चाहे वो थ्रेट एनिमीज वगैरह की तरफ से हो, चाहे वो थ्रेट वाइल्ड एनिमल्स की तरफ से हो, चाहे वो थ्रेट नेचुरल कैलामिटीज का हो, किसी भी तरीके का थ्रेट हो सकता है आपके सामने। क्लियर है। सो दिस मीन अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन, यानी जब आप इतनी लंबी यात्राएं कर रहे हैं तो आप ऐसे सेंटर्स को या ऐसे रास्तों को ध्यान रखें, चुनें, या आपके सेंटर्स के बीच में ऐसे रास्ते या एरियाज पड़ते रहें कि आप प्रोटेक्टेड फील करें या आप सुरक्षित रहें, या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना आसान हो इन केस ऑफ अटैक और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट। क्लियर है। सो फॉर दोज हु वर ऑन द मूव, सैनिक वगैरह, आपका दस्ता या राजा या जो भी कैंपेन आपका एक्सपीडिशन उस समय मूवमेंट में है, इट इज ऑब्वियस दैट द आर्मी वाज एन इंपॉर्टेंट मींस फॉर इंश्योरिंग द लेटर। और इसका अर्थ है कि जब भी कभी इस तरीके के कम्युनिकेशंस होते रहे होंगे या राजा आता जाता रहा होगा या राजा के कोई रिप्रेजेंटेटिव आते जाते रहे होंगे तो उनको ठीक ठाक आर्मी प्रोवाइड कराई जाती रही होगी ताकि इस तरह की सुरक्षा को मेंटेन किया जाए। और आर्मी के चलने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है ठीक ठाक लैंड रूट होना चाहिए, ठीक ठाक वाटर का रूट होना चाहिए, जहां पर आपका एक प्रॉपर है ना, मतलब ग्रुप में या समूह के रूप में ये लोग आ जा सकें। ठीक है, चलिए मौर्य प्रशासन के बारे में या मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जो जानकारी मिलती है, इसमें कुछ लिटरेचर्स हैं जो हमारी बहुत सहायता करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ लिटरेचर्स ऐसे हैं, आपके बुक में बॉक्सेस वगैरह भी दिए हैं जहां पर मेगास्थनीज के इंडिका नाम की बुक और आपका जो चाणक्य है उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, उससे कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे हाथी कैसे पकड़ते थे उस समय। क्यों? क्योंकि मौर्य एम्पायर में हाथी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो अब हाथी पकड़ा कैसे जाता था, किस तरीके से उसको लेके आया जाता था, ये भी बाकायदा बॉक्स में डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है ना। तो तुम्हें कभी सीखना हो कि हाथी पकड़ना कैसे है तो तुम उस बॉक्स को पढ़ के कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अगर जिंदा बचे तो पकड़ पाओगे। सो मेगास्थनीज मेंशंस अ कमिटी विद 6 सब कमिटीज। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए मेगास्थनीज ने जो ऑब्जर्व किया, मेगास्थनीज अंदर रहता था तो उसको कुछ कुछ चीजें पता है, हालांकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें नहीं पता है, पर फिर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो कुछ बता रहा है वो, जैसे सोसाइटी के बारे में मेगास्थनीज उतने अच्छे से नहीं समझ पाता, कस्टम्स को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता, पर माइट भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बताएगा वो बहुत बढ़िया ही बताएगा, क्योंकि वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है या रॉयल कोर्ट में एक एम्बेसडर है। तो मेगास्थनीज क्या बताता है, एक समिति है, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट कमिटीज बनाई गई हैं, पर एक कॉमन कमेटी के बारे में बात कर रहा है अभी ये। ठीक है, सो देयर इज अ कमेटी विद 6 सब कमिटीज, 6 सब कमिटीज के साथ। थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं चलो कमेटी को, अब 6 कमिटीज है ना इसमें, तो ये बना देते हैं हम एक कमेटी। तो मेगास्थनीज ने कहा कि यहां पर एक कमेटी है जिसमें ऑफिसर्स होंगे अपॉइंटेड बाय द किंग, और जो म्यूचुअली कंसेंट होकर जो भी योग्य अधिकारी होंगे और एक्सपीरियंस होगा जिनको इन चीजों को मैनेज करने का, उनको मिलाकर, और ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन वाले होंगे, जैसे इसमें युवराज भी हो सकता है, राजा तो होगा ही, सम्राट होगा, युवराज होगा, अमात्य होगा, प्रधान अमात्य होगा, सेनापति जैसे लोग, या फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरीके के इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन वाले लोग होंगे। तो ये जो कमेटी होगी इसके अंदर और छोटी छोटी सब कमिटीज होंगी। ठीक है, ये 6 कमिटीज हो गई फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज। मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए। अभी और देखो इसमें और आगे अभी और बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे। ठीक है,
So a committee with six sub committees for coordinating military activities. मिलिट्री से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस हैं, ठीक है। मिलिट्री का सिर्फ एक काम नहीं है कि चल दिए तलवार लेके झगड़ा करने के लिए, मतलब वॉर लड़ने के लिए, ठीक है। मिलिट्री का मैनेजमेंट भी होगा, मिलिट्री का सैलरी, मिलिट्री के जो राशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होंगी, मिलिट्री में जो भी और टूल्स टेक्निक्स हैं, मतलब लड़ाई झगड़े के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तलवार वलवार ड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ, घोड़े हाथी सब कुछ, रथ, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग, मतलब समझ रहे हो ना, पूरी आर्मी के लिए जितनी और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब कुछ भी तो मैनेज होगा यहाँ पे। तो मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पर 6 सब कमिटीज हैं। इनमें से 1 लुक्ड आफ्टर द नेवी, एक सब कमेटी जो है ये नेवी के बारे में डेडिकेटेड है, यानी इसका बेसिकली काम क्या है कि जल सेना जो है इसके मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, रख रखाव से रिलेटेड चीजें। द सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट, दूसरी जो सब कमेटी है आर्मी को, सिर्फ आर्मी को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर कमेटी 6 सब कमिटीज में डिवाइडेड है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस जो एक कमेटी की हम बात कर रहे हैं, इस कमेटी में 6 मेंबर्स, इंपॉर्टेंट 6 मेंबर्स होंगे जो कि रॉयल कोर्ट के होंगे, और इन 6 मेंबर्स को फर्दर एक एक कमिटीज में आगे जाके डाइवर्ट किया गया होगा, या 12 लोग होंगे, 2-2 लोग सब कमिटीज में गए होंगे और वो फिर सब कमिटीज में आगे जाके उनको मैनेज कर रहे होंगे चीजों को। तो यहां पर पहली जो कमेटी है दैट इज टेकिंग फॉर द नेवी, सेकंड जो है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह के प्रोविजंस को देख रही है, ठीक है। मतलब आना जाना हो गया, तो जब आने जाने के दौरान ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज किस तरीके की होंगी, कौन से वाहन इस्तेमाल होंगे, किस रास्ते से जाना सबसे बेटर रहेगा, तो ये सारा कुछ देख लिया उन्होंने। सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, द थर्ड वाज रिस्पांसिबल फॉर फुट सोल्जर्स, ठीक है, यानी पैदल सैनिक जो है इनके लिए डेडिकेटेड है फुट सोल्जर्स। तो तीसरी जो सब कमेटी है दैट इज डेडिकेटेड और रिस्पांसिबल फॉर द फुट सोल्जर्स, ठीक है। इनका मूवमेंट वगैरह कैसा होगा, इनका पूरा मेंटेनेंस जो है, मैनेजमेंट, सब कुछ यहां से हो जाएगा। द फोर्थ फॉर हॉर्सेस, चौथी सब कमेटी जो होगी वो घुड़सवार, HORSES, घुड़सवारों को देखने के लिए होगी। फिफ्थ फॉर चैरियट्स, पांचवी जो सब कमेटी होगी वो चैरियट्स, यानी कि रथ वगैरह को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनके डिप्लॉयमेंट से लेके सारी चीजें मैनेज करेगी, ठीक है। एंड सिक्स्थ फॉर एलिफेंट, और जो छठवीं आपकी सब कमेटी है ये हाथी देखेगी। हाथी देखेगी मतलब ऐसे नहीं कि बैठ के हाथी देख रहे हैं लोग, हाथी पकड़ने से लेके उसकी ट्रेनिंग से लेके उसको युद्ध में कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारा कुछ मैनेजमेंट, खाना पीना और सब कुछ पूरा हाथी का संभालेंगे लोग, सिक्स्थ सब कमेटी वाले लोग। ऑल राइट, so hopefully it is clear there was a committee which was divided further on 6 subcommittees, and each committee has a different function. First committee for navy, second committee for transport, third committee for foot soldiers, fourth committee for horses, fifth committee was for chariot, and the sixth subcommittee was for elephants. The activities of the second subcommittee were rather varied. फिर मेगास्थनीज अपनी बुक में, इंडिका में ये सब कुछ लिख रहा है, हमको ये जो रेफरेंसेस मिल रहे हैं ना वो कहां से मिल रहे हैं, इंडिका से मिल रहे हैं। तो वो क्या कहता है कि सेकंड सब कमेटी जो है इसका, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वाली सब कमेटी, इसके थोड़े से और डिफरेंट वैरी करते थे फंक्शंस, ठीक है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, अब ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट देख रहा है, तो ट्रांसपोर्ट देखने के दौरान कभी कभी इनको वो सारे मशीनरी भी अरेंज करनी होगी जो ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्ड है। उदाहरण के लिए बुलक कार्ट्स, ठीक है, तो बैलगाड़ी, सो अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, अब तलवार अलवार बख्तर बंद सब कुछ लेके जाना है, गोला वोला बारूद वारूद सब लेके जाना है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप पीठ पर ढाल और तलवार हर समय तो लोगे नहीं, है कि नहीं, कि अब 24 घंटे सब कुछ एकदम लगाए घूम रहे हो। थोड़ा हल्का महसूस करने के लिए मूवमेंट के हिसाब से आपने एक आध तलवारें रख ली, बाकी आपने एक्स्ट्रा तलवारें भाले वगैरह जो भी है, ढाल वाल, वो सब बुलक कार्ट्स वगैरह पे एक जगह रख दिया, और फिर जब भी जरूरत पड़ेगी तो उठा के वहां से लड़ना झगड़ना शुरू हो गया आपका। तो देयर वर डिफरेंट इक्विपमेंट्स व्हिच वर यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर, तो इनको मूव कराने के लिए, उनको कैरी करने के लिए बुलक कार्ट वगैरह यूज करना या अरेंज करना, तो जहां से भाई निकलेगा वहां के पास आसपास के गांवों से कि भैया हमको बुलक कार्ट चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए तुम्हारी। इसके अलावा प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स, तो ट्रांसपोर्ट वाली जो सब कमेटी है इसके फंक्शंस थोड़े से ज्यादा डाइवर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई हैं। जैसे इनको इक्विपमेंट्स वगैरह मैनेज करने हैं, तो इक्विपमेंट मैनेज करने के लिए बुलक कार्ट्स वगैरह ये लोग अरेंज करेंगे। फिर पैदल सैनिक वगैरह जब आएंगे जाएंगे तो इनके लिए
पैदल सैनिक या जितने भी घुड़सवार हो गए, पैदल सैनिक हो गए, रथ में जो चढ़े हुए लोग हो गए, इनके लिए खाना पीना जो अरेंज करना है वो भी, ठीक है। घोड़ों और बाकी हाथी, इन सब के लिए, बाकी एनिमल्स के लिए चारा वगैरह इस्तेमाल करना, ठीक है, या मैं कहूं अरेंज करना, तो फूडर, ठीक है। इसके अलावा उन नौकर वगैरह को या कलाकारों वगैरह को रिक्रूट करना, उनका अरेंजमेंट करना जो कि इन सैनिकों के साथ में रहेंगे, ठीक है ना, आर्टिशंस वगैरह, टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। अब सोल्जर्स बेचारे बड़े पैमाने पर मूव कर रहे हैं ना, तो कई बार थोड़ा बहुत उनका नाच गाना, थोड़ा बहुत उनका कुछ आर्टिस्ट उनको दिखा के एंटरटेनमेंट करेंगे कि नहीं, तो ये सब कुछ कौन अरेंज करेगा? ट्रांसपोर्ट वाली सब कमेटी अरेंज करेगी। सो दिस इज द रेफरेंस दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इस चीज को विस्तार से बताता है कि कैसे एक समिति 6 समिति में बटी हुई है, वो 6 समितियां अलग अलग काम देख रही हैं, जिनमें दूसरी जो सब कमेटी है, उप समिति है या सब कमेटी है, वो और डाइवर्स फंक्शंस देख रही है। उसका सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाला काम ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट का तो काम एक हो गया। अब ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता था? माइट भी ऑल वेदर नहीं है, या कह सकते हो ना कि थोड़ा सा जब युद्ध की आवश्यकता पड़ रही तभी है, तो ये लोग ट्रांसपोर्ट के साथ साथ और बहुत सारी चीजें, पैराफेरनेलिया जो जुड़ा होता था, उसको भी इन्हीं को सौंप दिया गया कि तुम लोग भी इन्हीं चीजों को मैनेज किए रहना, ठीक है। चलो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, आगे बढ़ते हैं। अशोका ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो हमने पहले क्या देख लिया, एक हमने देख लिया कि किस तरीके से टेरिटोरियल डिवीजन है, टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन है, यानी कितने ज्योग्राफिकल एरियाज में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया है वेल मैनेजमेंट के लिए। दूसरी चीज हमने क्या देख ली कि हाउ आर्मी, ठीक है, आर्मी वगैरह किस तरीके से मूव होती थी, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता था, ठीक है, ये सब कुछ सारी चीजें देख ली, ठीक है। फिर हमने अब देखना है इंपॉर्टेंट चीज कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर मैनेज करने के लिए अशोक ने, क्योंकि अशोक का सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, अशोक के रेफरेंस से हमारे चैप्टर में कहानी शुरू हो रही मौर्यास की, तो अशोक किस तरीके से अपने साम्राज्य को मैनेज करने के लिए, उसकी प्रशासन व्यवस्था चलाए रखने के लिए क्या नए स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि बाकी जो हैं वो अपने टाइम तक रूल करेंगे, इसके बाद फिर जो भी है उनका चलेगा इस दुनिया से। लेकिन अशोक का जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा डाइवर्स भी है, आपको पता है ना। एक टाइम है जब अशोक पूरी तरीके से पॉलिटिकल एक्सपेंशन की तरफ मूव कर रहा है और एक बहुत योग्य राजा है, एग्रेशन के साथ में रूल करता है। लेकिन इसका जो सेकंड फेज है इसकी लाइफ का, इसमें ये क्या है, बुद्ध का फॉलोवर है, और उसके बाद फिर ये एग्रेशन छोड़ देता है, एग्रेशन का सहारा नहीं ले रहा है अपने राज्य को, अपने सिस्टम को, अपने साम्राज्य को मैनेज करने के लिए, प्रशासन करने के लिए वहां पे। अब वो धम्म का सहारा ले रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं का सहारा ले रहा है, तो इस टर्म में ये चीज डिफरेंट हो जाती है। सो अशोका का भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्पेशली धम्म को यूज करके, दैट इज एग्जाम्पलरी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि आज के डेट में जैसे बहस चल रही ना यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह के ऊपर, तो ये हालांकि उस समय सरल था और अशोक का इतना डाइवर्सिटी नहीं थी उस जमाने में, अशोक के टाइम पर रिलीजियस और इन सब चीजों को लेके, बट फिर भी देखा जाए तो जिस हिसाब से इसने, जिस भावना के साथ कि भाई हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि तुम्हारा कॉमन वेलफेयर होना चाहिए, डजंट मैटर क्या तुम्हारे रिलीजियस फेथ है, ये सब कुछ, तो एक कॉमन कोड बनाने की उसने कोशिश की और उसको काफी हद तक सक्सेस भी मिली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप सिर्फ शिक्षाओं के माध्यम से और एक कोड के माध्यम से पूरे एम्पायर को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हो। सो अशोका ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्म। अशोक ने धम्म का सहारा लेते हुए मौर्य साम्राज्य को यूनाइट करने और एडमिनिस्टर करने की कोशिश की। अब जब हम धम्म की बात करते हैं तो व्हाट इज धम्म, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो धम्म शब्द वही धर्म से ही लिया गया है, तो धर्म जो है इसी का पाली लैंग्वेज में जो वर्ड है वो है धम्म बेसिकली। बट समझने की कोशिश करते रहना बहुत अच्छे से। जब हम यहां धर्म की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आप समझो कि बहुत सारे डिफरेंट बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो उस समय और दूसरे रिलीजन हैं। यहां पर जब हम अशोका के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं धम्म की, तो अशोका इज नॉट फोर्सिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, अशोका इज ट्राइंग टू प्रोपेगेट सम कॉमन कोड्स। और कोड्स की बात कर दूं मैं तो कुछ कॉमन लॉज या कुछ कॉमन गाइडलाइंस, यू कैन से, कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ये कॉमन गाइडलाइंस है जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो धम्म एक सिद्धांत है अशोका के लिए, द प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन
were simple and virtually universally applicable. All right, so these are common code of conduct. Common code of conduct, ये ध्यान रखना। कंडक्ट का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता है, व्यवहार आपका। सो आपका व्यवहार होना कैसे चाहिए, क्लियर है। जब हम ये प्रॉपर कोडिफाइड कर दें, इसके ऊपर कुछ ऐसे नियम बना दें, तो वो हो गया कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर है, आपको किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से आपका एक प्रदर्शन होना चाहिए, किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए, ये है बेसिकली, जो कि वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब अशोक यहां पर किसी एक बुद्धिज्म की पंथ को या बुद्धिज्म के बारे में कि नहीं आपको बुद्ध को ही मानना है, ये बात नहीं कह रहा है। बुद्ध ने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे मानो ही, बुद्ध ने कहा कि आप अपना सैल्वेशन करो, आपको अपनी मुक्ति करनी है, ठीक है, ताकि आप इस बर्थ डेथ और ये जो दुख सुख इसके बाहर आ सको, आप हर तरीके के जो पेन है उससे बाहर आ सको, मटेरियल डुअलिटी से बाहर आ सको। तो बेसिकली बुद्ध कभी ये नहीं कह रहे हैं कि आओ मुझे मानो, मेरी पूजा करो और इससे तुम इस डुअलिटी के बाहर आ जाओगे। नहीं, तुम एफर्ट्स करो, तुम्हें मैं रास्ता बता देता हूं, तुम ये टीचिंग्स को फॉलो करो, ये एफर्ट्स करो, इससे तुम डुअलिटी से बाहर आ जाओगे। तो अशोक आपको हेल्प कर रहा है कि किस तरीके से यू कैन बिकम एन आइडियल सिटीजन, तुम एक कैसे बेहतरीन आदर्श नागरिक बन सकते हो कुछ चीजों को फॉलो करके। और ये ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए ही नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सब के लिए, समाज के लिए कलेक्टिव टीचिंग से ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर क्या कहा गया है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्लियर, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है अशोका के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, वुड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल। यानी अगर आप इन शिक्षाओं को, कोड ऑफ कंडक्ट्स को मानते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपका जीवन बेहतर होगा, बल्कि आप कोएग्जिस्टेंस की भावना को बहुत आगे लेके जाओगे। यानी सह अस्तित्व की जो भावना है, साथ साथ रहने की जो भावना है, इसको आप आगे लेके जाओगे। और जब आपकी भावना हो गई सह अस्तित्व की, कोएग्जिस्टेंस की, तो ये नेक्स्ट लेवल पर क्या लेके आएगी, वेल बीइंग लेके आएगी सबका। जब सब लोग चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, तो फिर सबका भला डेफिनेटली होगा। कॉमन वेल बीइंग ऑफ पीपल इंश्योर होगी इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट। और साथ साथ हम अपने धर्म को जब मानते हैं, तो उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि हम इस जीवन में अपना जो कर्म है वो बहुत अच्छा रखें, ये जीवन बहुत अच्छा बना पाएं, और साथ साथ अगला जीवन जो होगा या हमारी मृत्यु के बाद जो कुछ भी होगी, हम जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी अच्छा होना चाहिए। तो रिलीजन बेसिकली इसी चीज को डील करता है, इसी फ्रंट को, इसी डोमेन को बेसिकली डील करता है कि आपका लोक परलोक दोनों बेहतर होना चाहिए। तो जब आप इन कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट्स को मानेंगे ना, तो ना सिर्फ आपका ये लोक बेहतर होगा, सब के लिए प्रसन्नता, खुशी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस होगी। एट द सेम टाइम यू विल मेक योर परलोक बेटर, आप अपना परलोक भी सुधार लेंगे। ठीक है, तो ये है अशोक का कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर है? तो अशोक ने ये चीजें इंप्लीमेंट करी है बेसिकली, और इनको किसी भी धर्म के उसमें नहीं रखा गया है। जैसे बहुत अच्छी चीज अशोक बोल देगा, बड़े कॉमन चीजों की बात कर देता हूं मैं, एग्जांपल दे देता हूं। अशोक आपको कहेगा कि आपको सबका सम्मान करना चाहिए। तो अब सबका सम्मान जो करना चाहिए, इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये किसी एक रिलीजन का डोमेन है। आपको सच बोलना चाहिए, आपको अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। क्लियर? आपको किसी के लिए एनिमोसिटी, कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जिनसे क्या है, आपकी पर्सनालिटी बहुत बेटर होने वाली है। आपको सबके प्रति दया रखनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए सभी के लिए, सभी के प्रति भाई बहन वाला भाव होना चाहिए, या ये लोग मेरे ही जैसे इंसान हैं, ठीक है, ये वाला भाव होना चाहिए। मतलब अपनत्व का भाव होना चाहिए कुल मिला के। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें कॉमनली वेलबींग को ही आगे जाके मोटिवेट करेंगी, प्रमोट करेंगी ना। तो अब अशोक ना सिर्फ अपने कोड ऑफ कंडक्ट को अपने अलग अलग प्रोविंशियल सेंटर्स के थ्रू स्प्रेड कर रहा है, इंस्क्रिप्शंस लिखवा रहा है, मैसेजेस को बड़े बड़े चट्टानों में, गुफाओं में, स्टोन स्लैब्स में, पिलर्स में, ठीक है, ना सिर्फ ये करा रहा है, एट द सेम टाइम अशोका क्या कर रहा है, ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स। इसने कुछ विशेष तरीके के अधिकारी अपॉइंट किए, जिनका नाम था धम्म महा आमात्य। आमात्य मतलब मिनिस्टर। आमात्य वर्ड का पाली है अमात्य, AMATTA, अमात्य। तो अमात्य मतलब भी मिनिस्टर, और इसी को आप अमात्य कह सकते हो। ठीक है, सामान्य संस्कृत और बाकी दूसरी भाषा में, प्राकृत भाषाओं में। तो धम्म महा अमात्य का मतलब है मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो है बेसिकली क्या करेंगे, या धम्म अफेयर को संभालने वाले जो अधिकारी हैं, विशेष अधिकारी हैं, इनका कार्य ही क्या होगा,
दे आर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। अशोक ने इंश्योर किया कि आप हर गली चौराहे पर, नुक्कड़ पर, चाय की दुकान से लेके बड़े बड़े मॉल तक जाओ और सबको क्या करो, मैसेज दो बुद्धिज्म का। एट द सेम टाइम जो इंस्क्रिप्शंस लगवाए जा रहे हैं उनको देखो प्रॉपर हर जगह पर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उन पर कोई टेम्परिंग वगैरह तो नहीं हुई है ना, कि हमने कुछ मैसेज लिखा है कि सही बोलो, कोई लिख दे कि हमने लिखा है कि सदैव सत्य बोलो, आप वहां पर कोई जाके आज के डेट में होता है ना आल लिखित के आ जाए तो हो जाएगी सदैव असत्य बोलो, है कि नहीं। तो आप ये इंश्योर करोगे। धम्म महाअमात्य ना सिर्फ लोगों के मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने में हेल्प करते थे, ये अशोक के मैसेज को स्प्रेड करने में पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, यही इनकी ड्यूटी ही होती थी, ठीक है। ये जगह जगह पर घूमकर मैसेज को स्प्रेड करते थे। अशोक के इंस्क्रिप्शंस के मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और केयर टेकिंग में प्रॉपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो ये इस तरीके से अशोक ने अपने साम्राज्य को एडमिनिस्टर करने की कोशिश की। तो अशोक का अपना बड़ा यूनिक तरीका है अपने एम्पायर को एडमिनिस्टर करने का। तो होपफुली आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से साम्राज्य को व्यवस्थित किया गया, किस तरीके से साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मैनेज किया गया। तो आओ कुछ खास बात बता देता हूं मैं तुमको प्लस क्लासेस के बारे में, जो तुम्हें शायद पता है या शायद नहीं पता है। तो प्लस क्लासेस में जब तुम आते हो तो तुम्हें कुछ बेहतरीन एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और इस साइड पर मैं हूं कैमरे के, उस साइड पर तुम बैठे हुए अपने स्क्रीन के। अब पढ़ाते पढ़ाते कहीं पर कुछ डाउट आ गया, कुछ क्यूरियोसिटी आ गई, कुछ मन में पूछने का मन आ गया कि काश मैं सर से ये क्वेश्चन पूछ लेता या ये चीज डाउट रिजॉल्व करा लेता, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। कमेंट कर सकते हो, उसमें भी एड्रेस होते हैं नॉर्मली, हम वो भी ध्यान रखते हैं, पर इसके बावजूद अब फेस टू फेस बात करने का एक्सपीरियंस ही अलग है। तो प्लस क्लास तुम्हें वो मौका देती है कि यू कैन इंटरैक्ट विद योर टीचर, रियल टाइम इंटरेक्शन का मौका देती है। कैसे? इमोजीज हैं, चैट के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, तो आप चैट का ऑप्शन इस्तेमाल करके टीचर से आपने तुरंत अपना डाउट पूछ लिया, या फिर आपने क्वेश्चन टैब है, उस क्वेश्चन टैब में अपना डाउट प्रिंट फोटो क्लिक करके या रिटन फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको देना आपने लिख दिया, टाइप कर दिया, तो वो पहुंच गया टीचर तक, टीचर ने डाउट देख लिया। या फिर आपने चैट करनी थी तो चैट के ऑप्शन के थ्रू आ गए, आप रेज हैंड किया आपने और आपने बाकायदा बात कर ली, बात करने का ऑप्शन है वहां पे, ठीक है। और जैसे आप नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में डाउट पूछ लेते हो उस तरीके से यहाँ पर आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये तो आपके लिए हो गया। टीचर के पास भी ऑप्शन है कि उन्होंने आपको इतना बढ़िया पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अब लगा कि थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं आज के चैप्टर से। जैसे आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, 5 प्रोविंशियल एरियाज पढ़े। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि बताओ सदर्न पार्ट की तरफ कौन सा एरिया है, या मैं बताओ कि कौन सा 5 एरिया कौन कौन से प्रोविंशियल सेंटर्स, आपने जल्दी से बता दिए। अब आपने कितना क्विकली बताया, कितना एक्यूरेट है आंसर, और कितने लोगों ने बताया, तो फिर पोल लीडर बोर्ड से वो चीज निकल आएगी। आपको भी इसमें बड़ा इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग फील होगा, एक्साइटमेंट फील होगा। आप दोस्तों के साथ भी कंपीट कर सकते हो कि हाँ देखो मैंने कितना तेजी से आंसर दिया, बाकी ने थोड़ा सा स्लो आंसर दिया, ठीक है। नाउ यू कैन अटेम्प्ट दी स्कॉलरशिप एज वेल, आप स्कॉलरशिप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्कॉलरशिप जब आप अटेम्प्ट करोगे तो यू कैन फंड योर पढ़ाई एज वेल, आप अपनी पढ़ाई को भी फंड कर सकते हो। बट वेन एवर यू एनरोल, जब भी आप एनरोल करने जाओ तो ये कोड नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। क्या कोड याद रखना है? इंद्र, INDRA, जो कि आपके हिस्ट्री टीचर का नाम है, ठीक है। मेरा नाम है इंद्र, और इस कोड को आप यूज करके एनरोल करें, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विथ अस थ्रू द सोशल स्कूल चैनल, सोशल स्कूल चैनल के थ्रू कनेक्ट होइए। आपको ढेर सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहती हैं, कब क्या स्केड्यूल आने वाला है, कब क्या नई चीजें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ये सब कुछ नोट्स वगैरह हो गया, सब आपको मिल जाएगा सोशल स्कूल चैनल पे। एंड एट द सेम टाइम ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, नए टॉपिक के साथ जल्दी से मैं मिलता हूं, तब तक के लिए बने रहो सोशल स्कूल चैनल के साथ में। थैंक यू।